Hello students, how are you? Today our topic is solar radiation, heat balance and temperature. So let's start this chapter. The earth receives almost of all its energy from sun. The energy in sun is produced from nuclear reactions. So अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ अपना जितना भी एनर्जी है वो सन से रिसीव करता है और ये न्यूक्लियर रिएक्शन की फॉर्म में अर्थ तक पहुंचता है. द अर्थ इन टर्न रेडिएट्स बैक टू स्पेस द एनर्जी रिसीव फ्रॉम द सन. अब अर्थ का क्या रोल होता है? अर्थ क्या करती है कि कुछ एनर्जी वो खुद रिसीव करके अपने पास रख लेती है और कुछ एनर्जी को वो अगेन स्पेस के अंदर में उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, बैक कर देती है. नेक्स्ट इज सोलर रेडिएशन. द रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम सन इन फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव्स इज कॉल्ड एज सोलर रेडिएशन. सोलर रेडिएशन का मतलब ये है कि जो एनर्जी हम लोग सन से शॉर्ट वेव की फॉर्म में रिसीव करते हैं उसी को ही सोलर रेडिएशन बोला जाता है. इंसोलेशन. द एनर्जी रिसीव्ड बाय अर्थ फ्रॉम इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज कॉल्ड एज इंसोलेशन. अब हम लोग जितना भी सोलर रेडिएशन के थ्रू हम लोग जितनी भी एनर्जी रिसीव करते हैं, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है उसको इंसोलेशन बोला जाता है इन शॉर्ट फॉर्म. On average, Earth receives around 1.94 calories per square kilometer per minute at the top of its atmosphere. So, अगर हम एनर्जी की बात करें कि अर्थ कितनी एनर्जी या कितना इंसोलेशन या कितना इनकमिंग सोलर रेडिएशन रिसीव करता है तो वो 1.94 कैलोरी पर स्क्वायर किलोमीटर पर मिनट होता है. इट इज़ कॉल्ड एज सोलर कांस्टेंट. Next is terrestrial radiation. These incoming short wave solar radiation are absorbed by atmosphere, heats and it is also reflected back into space in the form of long wave radiation. अब इसका टोटल प्रोसेस क्या होता है कि हम लोग मतलब अर्थ जितना भी इनकमिंग सोलर रेडिएशन या इंसोलेशन रिसीव करता है वो शॉर्ट वेव की फॉर्म में होता है. अब उसमें से कुछ तो एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेगा, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और कुछ पार्ट वो जो है एटमॉस्फेयर में वापस स्पेस में वापस उसको रिफ्लेक्ट कर देता है लॉन्ग वेव की फॉर्म में. दिस टाइप ऑफ एनर्जी विच हीट्स अप द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. प्रोसेस इन्वॉल्विंग इन हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर. अब जो एटमॉस्फेयर जो हीटअप होता है उसके लिए क्या क्या प्रोसेस उसमें कंटिन्यूसली चलते हैं. सो फर्स्ट इज कन्वेक्शन. द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू राइजिंग ऑफ वार्म एयर एंड शिंकिंग ऑफ कोल्ड एयर इज कॉल्ड कन्वेक्शन. दीज करंट्स ऑफ मूविंग एयर is called as convection currents. So convection में क्या होता है कि जो हीट या जो एयर वार्म एयर और कोल्ड एयर जो हम देखते हैं कि वार्म एयर जो होती है वो एक्सपेंड होती है और कोल्ड एयर जो है वो सिंक होती है, स्क्वीज होती है. तो उसी से ही जो एक करंट का जो एक फ्लो बनता है उसको बोला जाता है कन्वेक्शन. जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एक पॉट में जो वाटर है उसका जो हीटर के ऊपर जो वाटर रखा हुआ है उसमें बॉटम साइड में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और जो अपर लेयर है वाटर की उसका टेम्परेचर लो है. तो क्या होगा कि जो वाटर नीचे से बॉटम में जिसका टेम्परेचर हाई हो गया वो ऊपर वाली साइड में जाएगा और जो कोल्ड वाटर है वो कंटिन्यूसली नीचे चलता रहेगा और इस तरीके से एक टाइम के बाद में ये जो पूरा का पूरा वाटर है उसका टेम्परेचर सेम हो जाएगा. नाउ कंडक्शन.
Conduction is transfer of heat when between two bodies of unequal temperature are contact with one another। तो कंडक्शन में क्या होता है कि कोई भी ऐसी टू बॉडीज़ जिनमें टेम्परेचर जो है वो अनइक्वल हो, सो इसमें हमेशा जो एनर्जी का फ्लो होता है वो जो हॉट बॉडी है उससे जो कोल्ड बॉडी है उस तरफ में इसका मूवमेंट होता है। द फ्लो ऑफ एनर्जी इज फ्रॉम वार्मर टू कूलर बॉडी। द टेम्परेचर कंटिन्यूस अंटिल बोथ बॉडीज मेंटेन द सेम टेम्परेचर। सो ये जो एनर्जी का या टेम्परेचर का जो फ्लो है वो तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि उन बोथ बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता है, तब तक ये प्रोसेस जो है वो ऑनगोइंग कंटिन्यूसली रहेगा। नेक्स्ट, रेडिएशन। रेडिएशन इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो रेडिएशन में हमेशा क्या होता है कि एनर्जी का जो एक एनर्जी को फ्लो करने के लिए ये वेव्स की फॉर्म में होती है। इसमें कहीं भी कोई भी टू बॉडीज़ आपस में एक दूसरे को टच नहीं करती है। द एनर्जी रिसीव्स फ्रॉम सन इज इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव्स रेडिएशन एंड द एटमॉस्फेयर एमिट्स इट इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। लाइक एग्जाम्पल, जैसे अगर हम देखें जो हम लोग इंसोलेशन रिसीव करते हैं या अर्थ जो एनर्जी रिसीव करती है सन से, तो वो शॉर्ट वेव की फॉर्म में रिसीव करती है, और जब वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की फॉर्म में, जब वो लॉन्ग वेव्स की फॉर्म में जाती हैं, तो वो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती हैं। नेक्स्ट इज एडवेक्शन। इट इज़ द हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन मिडल लैटिट्यूड। वेरिएशन इन डेली वेदर इज कॉज्ड बाई एडवेक्शन अलोंग। इट इज़ ऑपोजिट टू प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन इन टर्म ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। अब जो एडवेक्शन होता है, इसमें जो एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है वो वर्टिकल ना होके हॉरिजॉन्टल होता है, और जो मिडिल लैटिट्यूड्स हैं उनमें जो डेली वेदर चेंजेस होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं? एडवेक्शन के थ्रू। और ये जो प्रोसेस है ये कन्वेक्शन का ऑपोजिट होता है। कन्वेक्शन में वर्टिकल जो हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, लेकिन एडवेक्शन में हॉरिजॉन्टल एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है। यहाँ एक पिक्चर आप देख रहे हैं, इसमें आपको सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल जाएंगे इस पिक्चर में। देन फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंस ऑफ इंसोलेशन एट सरफेस ऑफ अर्थ। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो डेली टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं? सो फर्स्ट वन इज रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन रेफर्स टू मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। अगर हम रोटेशन की बात करें तो अर्थ जो अपने एक्सिस पे जो स्पिन करती है, जो घूमती है, उसको हम लोग रोटेशन बोलते हैं। द पार्ट ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन विल रिसीव द मैक्सिमम इंसोलेशन एज कंपेयर टू द अदर साइड ऑफ अर्थ। अब अगर हम अर्थ को देखें तो अर्थ की जो साइड सन के सामने होगी उस पर हमें मैक्सिमम इंसोलेशन रिसीव होता है, और उसकी अर्थ की जो ऑपोजिट साइड है, जो सन के ऑपोजिट में होगी अर्थ की साइड, वहाँ पे हम लोग मिनिमम इंसोलेशन रिसीव करते हैं। सेकेंड इज रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। रेवोल्यूशन रेफर्स टू मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड सन। अब अर्थ जो सन के जो चारों तरफ जो एक चक्कर लगाती है उसको हम लोग रेवोल्यूशन बोलते हैं। 4 पोजीशंस ऑफ अर्थ इज डिटरमाइंड व्हेन इट रिवॉल्व्स। तो इसमें 4 कंडीशंस बनती हैं। ये कंडीशंस हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट वन इज जून 22। जून 22 इज कॉल्ड द समर सोलिस्टिस व्हेन द सन रेज आर वर्टिकल ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एज ए रिजल्ट ऑफ विच देयर इज ए समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड विंटर्स इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अब जो 22 जून को जो कंडीशन बनती है, उस कंडीशन में क्या होता है कि सनरेज जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वर्टिकल सनरेज हम लोग रिसीव करते हैं। इस कारण से क्या होगा कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उस पर हमें समर सीजन फील होता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में हमें विंटर सीजन फील होता है।
Second condition, December 22. December 22 is called the winter solstice when the sun rays are vertical in Tropic of Capricorn in the southern hemisphere. As a result of which there is a winter season in the northern hemisphere and summer in the southern hemisphere. अब दिसंबर 22 को क्या कंडीशन बनती है? दिसंबर 22 में जो सनरेज है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर ना होके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर वर्टिकल होती है। तो उस कंडीशन में क्या बनेगा कि सदर्न हेमिस्फीयर में हमें समर सीजन फील होगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें विंटर सीजन जो है हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। ऑन मार्च 21st and September 23rd, the sun rays are falling vertical on equator and days and nights seems to be equal these 2 days. अब मार्च 21 और सितंबर 23 को क्या होता है, एक कंडीशन बनती है जब सन रेज इक्वेटर के ऊपर वर्टिकल होती है। उस कंडीशन में डे और नाइट की अगर लेंथ देखें तो वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है। अभी आपके सामने एक डायग्राम है, आप इसमें देखेंगे तो आपको ये कंडीशंस जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी कि मार्च 21st 22nd को क्या कंडीशन बनती है, इधर दिसंबर 21st 22nd को क्या कंडीशन बनती है, नीचे आप देखें सितंबर 23rd 22nd 23rd को क्या कंडीशन बनती है और जून 21st 22nd को क्या कंडीशन बन जाती है। नेक्स्ट इज inclination of sun rays. If rays are vertical, it will cover less area but net energy received and distributed is more heat, whereas area which receives oblique rays covers more area but net energy received and distributed is less. अब इसमें क्या होता है कि जैसे आप इसमें डायग्राम देख रहे हैं तो इसमें सन रेज जो है वो इक्वेटर के ऊपर जब सन रेज आती हैं और नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जब सन रेज आती हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा कि वो जो सन रेज जो इक्वेटर पर जा रही है उन्हें एटमॉस्फेयर में शॉर्ट डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है, मतलब कम दूरी पे उनको चलना पड़ता है। लेकिन वहीं अगर हम देखें नॉर्दर्न पार्ट में या सदर्न पार्ट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल को, तो साउथ पोल तक सन रेज को जाने के लिए एटमॉस्फेयर में उसको लॉन्ग जर्नी कवर करनी पड़ती है। तो उससे क्या होगा कि उस जो हीट जो जा रही है वो रास्ते में रिफ्लेक्ट भी होगी, एब्जॉर्ब भी ज़्यादा होगी, तो उससे उस एरिया में नॉर्थ पोल और साउथ पोल में हम लोग लेस एनर्जी हम लोग रिसीव करते हैं। नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ डे। लॉन्गर द डे ग्रेटर इज द इंसोलेशन। एग्जाम्पल, days are longer and nights are shorter during summer, therefore more insolation is received during summer season. अब क्या होगा कि अगर हम डे लेंथ को देखें इंसोलेशन में उसका क्या रोल होता है, तो अगर किसी पर्टिकुलर सीजन में अगर डे की लेंथ अगर लॉन्ग है, मतलब अगर डे अगर ज़्यादा बड़े हैं तो उस टाइम में अर्थ जो है वो इंसोलेशन हायर इंसोलेशन रिसीव करेगी कंपेयर टू नाइट। सो समर सीजन में क्या होता है, क्योंकि डेज की लेंथ जो है वो लॉन्ग होती है तो उस टाइम में हम लोग हायर इंसोलेशन रिसीव करते हैं। इन विंटर्स डेज आर शॉर्टर एंड नाइट्स आर लॉन्गर एंड देयर फॉर लेस इंसोलेशन इज रिसीव्ड इन द सीजन। अब जैसे विंटर सीजन की बात करें तो विंटर सीजन में क्या होता है कि डेज जो होते हैं वो शॉर्टर होते हैं कंपेयर टू नाइट, नाइट जो है वो लॉन्गर होती है, तो इसलिए हम लोग विंटर सीजन में हम लोग लेस इंसोलेशन रिसीव करते हैं। नेक्स्ट इज लैटिट्यूड ऑफ प्लेस। प्लेसेस एट हाई लैटिट्यूड लाइक पोलर एरियाज रिसीव लेस इंसोलेशन, मिडल लैटिट्यूड्स रिसीव्स हाई इंसोलेशन। अब अगर लैटिट्यूड वाइज देखें तो अगर कोई एरिया अगर हायर लैटिट्यूड्स पे है, मींस पोल के आसपास वाले एरिया में है, तो वहाँ पे हम लोग लेस इंसोलेशन रिसीव करते हैं, और अगर मिडिल लैटिट्यूड में है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या इक्वेटर वाला जो एरिया है, अगर वहाँ पे कोई प्लेस है तो वो हाई इंसोलेशन रिसीव करता है। नेक्स्ट इज डिस्टेंस
ऑफ अर्थ फ्रॉम सन। अब अर्थ जो है वो एकदम राउंड उसका ऑर्बिट नहीं होता है। ये जो ऑर्बिट है, या पिक्चर में देख रहे हैं कि 4 जुलाई को अर्थ और सन के बीच में जो गैप है वो मैक्सिमम होता है। 3 जनवरी को अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है, जो गैप है, वो मिनिमम होता है। सो अर्थ इज नियरेस्ट टू सन ऑन 3 जनवरी एट डिस्टेंस ऑफ 147 मिलियन किलोमीटर। इट इज कॉल्ड एज पेरिहिलियन। सो क्या होगा कि 3 जनवरी को अर्थ और सन के बीच में, 3 जनवरी को अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो मिनिमम होगा। उस कंडीशन को बोला जाता है पेरिहिलियन। और इस कंडीशन में अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना होता है? 147 मिलियन किलोमीटर होता है। अर्थ इज फारटेस्ट अवे फ्रॉम सन ऑन 4 जुलाई at a distance of 152 million kilometers, and this concept is called as एपहीलियन। सो एपहीलियन कंडीशन कब बनती है? जब अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है, जो गैप है, वो मैक्सिमम हो। और ये गैप मैक्सिमम कब होता है? 4 जुलाई को। सो 4 जुलाई को हम लोग मिनिमम इंसोलेशन रिसीव करते हैं, और मतलब अर्थ जो है वो 4 जुलाई को मिनिमम इंसोलेशन रिसीव करती है इस डे पर, और 3 जनवरी को अर्थ जो है वो मैक्सिमम इंसोलेशन रिसीव करती है। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ लैंड एंड वाटर। स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 5 टाइम मोर देन लैंड। इट मीन्स that if some energy if provided to water as well as land will get heated as well as cool easily as compared to water। so अगर हम ये देखें कि वाटर और अर्थ को, अगर हम वाटर और लैंड को अगर हम कंपैरिजन करें, तो वाटर को हीट अप होने के लिए 5 टाइम मोर एनर्जी उसको रिक्वायर्ड होती है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि अर्थ सर्फ जितनी हम लोग इंसोलेशन रिसीव कर रहे हैं, उस इंसोलेशन में अर्थ जो है वो मतलब फास्ट हीटअप हो जाती है और बहुत स्पीड से वो कूल डाउन हो जाती है कंपेयर टू वाटर बॉडीज। वाटर इन टर्म टेक 5 टाइम्स मोर एनर्जी टू हीट एज वेल एज कूल डाउन। सो वाटर को के टेम्परेचर को इंक्रीज होने के लिए 5 टाइम मोर एनर्जी की नीड रहती है, और कूल डाउन होने में भी उसको 5 टाइम मोर एनर्जी की नीड होती है। इसीलिए वाटर बॉडीज जो है वो बहुत स्लोली हीटअप होते हैं और बहुत स्लोली वो कूल डाउन होते हैं, और अगर कंपेयर करें लैंड के साथ में तो देयरफॉर एरिया on the earth surface where portion of land is more will get heated more and will generate more insolation। तो अब अगर देखें कि जो अर्थ का जो एरिया जिस पर लैंड पार्टिकल्स, लैंड पोर्शन ज़्यादा है, तो लैंड पोर्शन ज़्यादा होगा मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सो अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को देखें तो क्योंकि वहाँ पे लैंड का प्रपोर्शन जो है वो परसेंटेज है वो ज़्यादा है कंपेयर टू वाटर बॉडीज़। ओके, और अगर अपने सदर्न हेमिस्फीयर के साथ कंपेयर करें तो अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो होगा वहाँ का टेम्परेचर बहुत फास्ट इंक्रीज होगा और बहुत स्पीड से वो कूल डाउन हो जाता है कंपेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर। एरियाज विद लेस पोर्शन ऑफ लैंड विल हैव लेस इंसोलेशन। सो अब जो जैसे सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो वो एरिया थोड़ा सा स्लोली हीटअप होगा और स्लोली उस एरिया का जो टेम्परेचर है वो कूल डाउन होगा। नाउ हीट बजट ऑफ अर्थ। द अर्थ एज ए होल डज नॉट एक्यूमुलेट और लॉस हीट, इट ओनली मेंटेन इट्स टेम्परेचर। दिस कैन ओनली हैपन इफ अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड in the form of insolation equals to amount of heat lost by the earth। so अगर अपने अर्थ का स्ट्रक्चर देखें तो अर्थ ना तो हम जितना इंसोलेशन रिसीव करती है अर्थ, ना तो उस पूरे को वो एक्यूमुलेट करती है, ना ही वो 100% एनर्जी को वो लूज़ कर देती है। वो सिर्फ अपने टेम्परेचर को मेंटेन करती है।
ओके। सो वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है वो सारा का सारा हम लोग हीट बजट में देखेंगे। कंसिडरिंग दैट 100 यूनिट्स आर रिसीव्ड एज इंसोलेशन फ्रॉम सन, हम ये मान के चलते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने 100 यूनिट इंसोलेशन हमने सन से रिसीव किया। वाइल पासिंग थ्रू एटमॉस्फेयर सम एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, सम इज रिफ्लेक्टेड एंड सम इज स्कैटर्ड। अब जब वो इंसोलेशन या सोलर एनर्जी या सनलाइट जब एटमॉस्फेयर में से वो जब पास होती है अर्थ तक पहुंचने के लिए, उसके पहले उसमें से कुछ अमाउंट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ अमाउंट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ एनर्जी जो है वो स्कैटर्ड हो जाती है उन 100 यूनिट्स में से। इनकमिंग सोलर रेडिएशन या शॉर्ट वेव रेडिएशन, आउट ऑफ 100 यूनिट्स 35 यूनिट्स आर रिफ्लेक्टेड बैक। जो 100 यूनिट जो इंसोलेशन एटमॉस्फेयर में एंटर किया है उसमें से 35 यूनिट्स जो होती है वो एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाती है स्पेस में। अब इन 35 यूनिट में से अगर अपने देखें तो 27 यूनिट्स जो है वो क्लाउड्स के थ्रू, 2 यूनिट्स जो है वो आइस या ग्लेशियर के थ्रू और 6 यूनिट जो है वो एटमॉस्फेयर में स्कैटर्ड हो जाती हैं। रिमेनिंग 65 यूनिट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाई अर्थ सरफेस, 51 units by earth and 14 units by atmosphere. Therefore, around 65 units are received by the earth as incoming insolation. Next, terrestrial radiation और long wave radiation. इसमें क्या कुछ होता है? 17 units are reflected back to space by earth surface. 48 units are again reflected to space by atmosphere. Total units reflected are 17 units plus 48 unit, means 65 units total. Thus the amount of heat received by the earth in the form of incoming insolation is 65 unit is equal to the amount of units reflected by earth surface as well as atmosphere. This is called as a heat balance or heat balance of earth. The reflected amount of radiation is called albedo of earth. So हम जितनी भी amount एटमॉस्फेयर में हम लोग अगेन रिफ्लेक्ट कर देते हैं, बैक रिफ्लेक्शन हो जाता है, तो उसको हम लोग एल्बेडो बोलते हैं। इट्स नोन एज एल्बेडो। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। सो टेम्परेचर, द amount of insolation received as well as absorbed by earth means land surface or atmosphere creates heat which is measured in terms of temperature. अब हम जितना भी इंसोलेशन हम लोग रिसीव करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, उसको हम लोग टेम्परेचर में हम लोग उसको मेज़र करते हैं। टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए प्लेस। अब टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर किसी भी एरिया की हॉटनेस और कोल्डनेस को वो रिफ्लेक्ट करता है। इट इज़ मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। सो अगर हम टेम्परेचर को देखें तो इसको हम मेज़र करने के लिए हम लोग या तो सेल्सियस या फ़ारेनहाइट का यूज़ करते हैं। फैक्टर्स कंट्रोलिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट इज़ लैटिट्यूड। एरियाज नियर टू इक्वेटर will have high temperature as compared to polar area. सो अगर अपने देखें तो इक्वेटर से जैसे हम लोग पोल्स की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होता जाता है। और अगर हम देखें कि हाईली टेम्परेचर हम लोग कहाँ रिसीव करते हैं तो वो एरिया है इक्वेटर के आसपास वाला एरिया। सेकेंड इज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स हाइट। प्लेसेस एट हायर एल्टीट्यूड हैव लेस टेम्परेचर distribution as temperature decreases by 1 degree Celsius with increasing in height of 6.25 मीटर। सो जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती जाती है तो टेम्परेचर जो है वो नॉर्मली डिक्रीज होता जाता है। कितना होता है? 6.25 मीटर हाइट पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाता है।
It is because of this reason mountains or hill stations are cooler than the plain area. Third one, nature of land surface. Areas which are covered with snow will reflect the solar radiation and their temperature will be less. अब अगर अपने देखें तो अगर एरिया वाइज या लैंड का जो स्ट्रक्चर है उसके बेस पे देखें, लैंड सरफेस को देखें, सो अगर अपने देखें तो जो स्नो कवर्ड एरिया है लाइक ग्लेशियर्स जो हैं वहाँ पे टेम्परेचर लो होता है। उसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि जो सोलर रेडिएशन वहाँ पे आ रहा है या इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो अगेन रिफ्लेक्ट हो जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर। एरियाज which are covered soils and sand absorb the radiation and their temperature will be more। अब क्या होता है कि जो एरिया सॉइल सैंडी एरिया है या सॉइल एरिया है तो वो कंपेरेटिवली सोलर रेडिएशन को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए वहाँ का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा हाई रहता है। नेक्स्ट, डिस्टेंस फ्रॉम सी। प्लेसेस विच आर नियर टू सी हैव मॉडरेट टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द सी ब्रीज, मूवमेंट ऑफ विंड्स फ्रॉम सी टू लैंड। अब अगर कोई एरिया जो सी एरिया के सी फेसिंग या ओशियन के पास में अगर कोई एरिया लोकेटेड है तो वहाँ का टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट होता है। उसके पीछे रीज़न है जो सी ब्रीज चलती हैं। सी ब्रीज मतलब जो विंड की जो मूवमेंट होती है फ्रॉम सी टू लैंड। Lands get heated during day as a result of which area of low pressure is created over it, which results in moving of wind from sea. Therefore, places like Mumbai, Bengaluru have moderate temperature as compared to Delhi and Punjab. So, इस डायग्राम में आपको लैंड ब्रीज और सी ब्रीज आपको देखने को मिलेगा। सो डे टाइम ऑन शोर ब्रीज। अब डे टाइम में क्या होगा कि जो लैंड है वो थोड़ा सा फास्ट हीटअप हो जाती है और ओशियन जो है वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने में ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब इनके दोनों एरिया के टेम्परेचर में वेरिएशन होगा। तो डे टाइम में क्या होगा कि जो लैंड एरिया है वहाँ की एयर का टेम्परेचर इंक्रीज होने से वहाँ पे लो प्रेशर बन जाएगा। सो लो प्रेशर बनने से ओशियन वाली साइड से जो विंड है वो लैंड वाली साइड में आएगी। सो इट्स नोन एज सी ब्रीज। और नाइट टाइम में क्या हो जाएगा कि लैंड जो है वो जल्दी कूल डाउन हो जाएगी। सो लैंड के कूल डाउन होने से क्या होगा कि यहाँ का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा कंपेयर टू ओशियन एरिया। सो अब क्या होगा कि ओशियन एरिया का टेम्परेचर थोड़ा सा हाई है, सो उस कारण से वहाँ की एयर का प्रेशर लो हो जाएगा। सो एयर लैंड टू ओशियन या सी चलेगी, तो इसको बोला जाएगा लैंड ब्रीज। सो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज जो है वो कोस्टल एरिया में टेम्परेचर को मेंटेन करने में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, इसलिए वहाँ के टेम्परेचर में इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। नेक्स्ट इज ओशियन करंट्स। Areas which come under the influence of warm air masses experience higher temperature distribution. Example, Gulf Stream is a warm current which passes from the coast of USA। अब जो ओशियनिक करंट है, अगर किसी एरिया में अगर वार्म ओशियनिक करंट अगर जा रही है तो वो उस एरिया के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगी, और अगर किसी एरिया में अगर कोल्ड ओशियनिक करंट जा रही है तो वो उस एरिया के टेम्परेचर को डिक्रीज कर देगी। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है गल्फ स्ट्रीम। सो उसके कारण क्या होता है कि यूएसए का जो कोस्टल एरिया है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। प्लेसेस विच हैव इन्फ्लुएंस ऑफ कोल्ड ओशियनिक करंट्स हैव लेस टेम्परेचर। एग्जाम्पल, Labrador currents rising from Greenland passes through Canada and decrease the temperature of the area it passes। So अब जहाँ से कोल्ड करंट जाएगी जिस एरिया से, सो वो वहाँ के टेम्परेचर को डिक्रीज कर देगी, और जहाँ से हॉट या वार्म ओशियनिक करंट जाएगी वो क्योंकि उसका टेम्परेचर हाई है तो वो उस एरिया के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगी। नेक्स्ट, प्रिविलेजिंग विंड्स। Sometimes privileging winds increase or decrease the temperature of the region from which it passes. Example, Sirocco is a warm wind blowing from Sahara Desert and raises the temperature there। अब
अगर अपने प्रिविलेजिंग विंड की बात करें, सो अगर किसी एरिया में अगर वार्म विंड है, अगर जो वहाँ पे विंड जो अगर ब्लो कर रही है उसका टेम्परेचर अगर हाई है, तो वो उस एरिया के टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देगी, बढ़ा देगी। जैसे सहारा डेजर्ट से जो एयर जो विंड आएगी उसका टेम्परेचर हाई होगा, तो वो उसके सराउंडिंग में जितना भी एरिया है उसके टेम्परेचर को वो इंक्रीज़ कर देगी। सेकेंड एग्जाम्पल, चिनूक। Chinook is a warm wind moving down from Rockies mountain of North America and increase the temperature of the area it passes. सेकेंड एग्जाम्पल जैसे चिनूक एयर है, सो चिनूक एयर जो रॉकीज माउंटेन से ब्लोइंग करना स्टार्ट करती है, तो वो नॉर्थ अमेरिका के जिस एरिया के वो कवर करेगी उस एरिया के टेम्परेचर को वो इंक्रीज कर देगी। नेक्स्ट इज लू। So Loo is also warm wind blowing in the area of Punjab and Haryana and increase its temperature. So Loo भी जो समर सीजन में जो हॉट विंड जो चलती है, वार्म विंड होती है, सो क्योंकि इसका टेम्परेचर हाई है तो वो जिस एरिया से वो पास होगी वो उस एरिया के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगी। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इज शोन विद द हेल्प ऑफ आइसोथर्म्स। सो हम टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को आइसोथर्म्स से हम लोग उसको शो करते हैं। आइसोथर्म्स आर लाइन जॉइनिंग प्लेसेस विद इक्वल टेम्परेचर। अब आइसोथर्म्स क्या होते हैं? ये लाइंस हैं जो इक्वल टेम्परेचर वाले एरिया को ज्वाइन करके ये बनाई जाती है। क्लोज स्पेसिंग बिटवीन आइसोथर्म्स इंडिकेट रेट चेंज, वेराज वाइड स्पेसिंग मीन्स स्लो चेंज। अब अगर किसी आइसोथर्म के बीच में अगर उनमें अगर गैप अगर कम है तो वो अलग कंडीशन को शो करेगा, ओके। और मतलब उनमें जो टेम्परेचर में जो वेरिएशन है वो फास्ट हो रहा है या तेज उनमें वेरिएशन हो रहा है। और वहीं पे ही अगर वाइड स्पेसिंग हो, इसका मतलब उस एरिया के टेम्परेचर में जो चेंज है वो स्लोली हो रहा है। इन मंथ ऑफ जनवरी, as the temperature is low over land masses with high pressure conditions and pressure seems to be low in ocean. In northern hemisphere, isotherms bend equatorward while crossing landmass and poleward crossing oceans. In southern hemisphere, the conditions turn to be reverse. In month of July, as the temperature is high over land masses with low pressure conditions and high pressure conditions prevailing over ocean body. In northern hemisphere, isotherms bend equatorward while crossing oceans and poleward crossing land masses. In southern hemisphere, the conditions turn to be reverse. So जनवरी और जुलाई के अकॉर्डिंग टेम्परेचर में क्या वेरिएशन होता है, ये आपको इस डायग्राम में आपको देखने से पता चल जाएगा, इस मैप में, कि इसमें जो लाइंस जो बनी हुई है वो सेम टेम्परेचर को रिफ्लेक्ट करती है, हमें शो करती है, और इनको आइसोथर्म्स बोला जाता है, जो कि मंथ टू मंथ ये चेंज होती रहती है क्योंकि सीजन चेंज होता है। इन द मंथ ऑफ जुलाई ये डायग्राम आप देखेंगे, और इन द मंथ ऑफ जनवरी सो इस तरीके का जो कंडीशंस है वो बन जाती है। Now, inversion of temperature. With increase in height, the temperature decreases with height, which is called normal lapse rate. So generally हम ये देखते हैं कि जब हाइट इंक्रीज होती है तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है। इसको हम लोग नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं, कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी उसी रेशो में ही टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता रहता है। इन सम सिचुएशंस टेम्परेचर इंक्रीजेज विद इंक्रीजेज इन हाइट, बट कुछ कंडीशंस बनती हैं जिनमें हाइट इंक्रीज होने पर जो है टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। दिस चेंज इन टेम्परेचर विद इंक्रीज विद हाइट इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। सो इसको अगर एक ऐसी कंडीशन बने जिसमें हाइट इंक्रीज होने पे टेम्परेचर भी इंक्रीज हो तो उस कंडीशन को हम लोग इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर बोलते हैं। कंडीशंस इन विच टेम्परेचर इन्वर्स अकर्स। अब क्या क्या कंडीशंस बनती है जिनमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है? फर्स्ट वन इज लॉन्ग नाइट्स। एयर
touching surface cold but upper layer of atmosphere are still warm. Long nights help in inversion of temperature. So first इसका जो रीज़न बनता है वो बनता है long nights. Second, clear sky. Clouds help in reflecting the radiation. If sky is clear during night, it will create conditions of inversion of temperature. अब जो clear sky है वो भी कहीं ना कहीं inversion के लिए responsible होता है. Third one, dry air. Moist air has capacity to absorb radiation and obstruct temperature inversion, whereas dry air does not absorb radiation and promotes temperature inverse. So dry air के कारण भी कुछ एरिया में जो है टेम्परेचर में इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है. सो इस वीडियो में इतना ही. यहाँ अपना चैप्टर कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वीडियोज़ में अपने नेक्स्ट चैप्टर्स देखेंगे. थैंक यू.